विप में अगर जो आपका 69 मेंबर्स ने कर दिया, बात का रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में क्या हुआ, उस बंदे को डिफेक्शन माना जाएगा, मतलब उसने पार्टी छोड़ दी, राइट। वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं जिसको फुलफिल करना होता है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन रूल भी होता है कि मान लो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें 60 मेंबर्स हैं एंड 2/3 मेंबर्स ऑफ उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, 2/3 कितना होगा 60 का, 2/3 होगा 40 मेंबर्स, 40 मेंबर्स उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। 60 मेंबर्स हैं, 40 मेंबर्स ने बोल दिया हम पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी पर डिफेक्शन का केस नहीं लगेगा। डिफेक्शन के केस जब किसी पर लग जाता है, वो बंदा अपनी सीट को, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, पार्लियामेंट की सीट, लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसको वो सीट उसकी ले ली जाती है जबरदस्ती। किसी ने डिफेक्शन प्रैक्टिस करा हो, किसी ने वॉलंटरली होगा कि पार्टी मैंने छोड़ दी, किसी ने पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया। जब पार्टी एक और थर्ड पैरामीटर है इसमें, कि अगर मान लो पार्टी विप ने आपको किसी दिन बोला कि आपको आज पार्लियामेंट में आना है, आपका पार्लियामेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पार्लियामेंट में नहीं आए, आपने कोई रीजन नहीं दिया कि मैं पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहा, तो उस केस में आपके अगेंस्ट डिफेक्शन का केस जो है वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10th schedule होगा डिफेक्शन, 11th schedule इज रिलेटेड टू पंचायत एंड ऑफ कोर्स रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। ये आपके बाद में ऐड हुए थे आपके, ये आपके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके 1993 में इम्प्लीमेंट हुए थे, राइट। तो ऑन 74th अमेंडमेंट पर्टेन करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज और 73rd अमेंडमेंट पंचायत, ठीक है। तो ये होता है आपके स्केड्यूल्स। अब आप समझ गए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पीएम में आपका हो गया पंचायत और हो गया म्यूनिसिपैलिटीज, ये हो गया आपका डी से हो गया आपका डिफेक्शन, और आपका जो 9th शेड्यूल था लैंड रिफॉर्म्स, राइट। लैंड रिफॉर्म्स या फिर वो पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म्स, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, जस्ट एक एग्जांपल दिया लैंड रिफॉर्म्स का, ठीक है। इसमें यूजुअली लैंड रिफॉर्म्स ही होते हैं ताकि हम आपको जुडिशियल रिव्यू से अलग रख सकें इसको, ठीक है। अब आते हैं पेंडिसेस। पेंडिसेस वो पार्ट होते हैं जो बहुत सेपरेट होते हैं, जो बाद में एडअप होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, इस पर बहुत सारी चीजें हैं, राइट। आपका 370 है डिक्लेरेशन, इस पर आपका एक एक्ट आया हुआ है 100th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, ये बाद में एडअप हुई थी। अब इन सबको पढ़ेंगे, जो जो क्लैट के लिए रेलेवेंट होगा ना हम वो सब पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो रेलेवेंट था। अगर आप एक स्टार्टर हो, राइट, इफ यू हैव लेट्स सपोज कॉमर्स और इफ यू हैव साइंस एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, और इफ यू हैव ह्यूमैनिटीज एंड you are a person who is not aware of what is council of states, what is defection, what is this, what is that. However, I'm expecting you all to know all such things because it is taught in class 11th in pol science. ठीक है, apart from that, all of you, if you have legal studies, in that case also it's taught with the teachers. अब of course it depends on the teachers as well. How do they actually teach? But as far as I know, that if there are good teachers, of course they teach. Otherwise, I'm always there with you, right? तो हम देखते हैं इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल पर हम आते हैं। प्रियम्बल पर अगर हम बात करें तो आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं प्रियम्बल में जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सॉवरेन मतलब कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी मोदी गवर्नमेंट ही चलाती है कंट्री को, हमारे यूएस की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है कंट्री पर, तो ये सॉवरेन है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिज्म में फर्क होता है। कम्युनिज्म का मतलब होता है बहुत रेडिकल थ्योरी है, सब कुछ गवर्नमेंट देखेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। सोशलिज्म में थोड़ा सा मिक्स चलता है, थोड़ा कम्युनिज्म भी आएगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कैपिटलिज्म भी चले, बहुत थोड़ा सा। और गवर्नमेंट जो है लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगी, बहुत ज्यादा स्कीम्स प्रोवाइड करेगी लोगों के लिए, ठीक है। और वो बहुत एंगल से सोचेगी गवर्नमेंट। हो सकता है कि कम्युनिज्म में गवर्नमेंट क्या करे, जैसे इतना सारे रेडिकल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में लोगों के बारे में भूल जाए। सोशलिज्म ऑफकोर्स सोसाइटी सोशल वाला वर्ड है, तो ऑफकोर्स लोगों के बारे में सोचेगी। सेकंड, हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं कंट्री का, नेशनल रिलीजन नहीं कंट्री की, इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। हमने हमारे सारे रिलीजन्स को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो दैट इज सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म, then we have democracy. Democracy, of course, everyone knows what is democracy. I don't have to explain this. For the people, of the people, by the people. Then we have republic. रिपब्लिक होता है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड इंडिविजुअल। हमारा जो मोदी गवर्नमेंट आई है, कोई भी गवर्नमेंट आई है, वो इलेक्टेड है। वो ऐसा नहीं है कि यार वो कोई हेरारकी चली आ रही, कोई मोनार्की चली आ रही जो रूल्ड है, कोई डिक्टेटरशिप है, नहीं, हमने खुद चूज करा है। सिक्योर ऑल सिटीजन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लाइक लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, राइट। इसका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है फ्रीडम का, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, नाउ एवरीवन नोज ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, assuring dignity of the individual, unity, integrity of the nation. Then we have in a constituent assembly,
This 26th of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था एंड 26 जनवरी 1950 को वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके में बन सकता है, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। जो वर्ड सॉवरीन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे 1976 से पहले। राइट। हालांकि ये चीज हमारे प्रियम्बल में ही नहीं थे, अगर आप देखोगे नेट पर जाकर तो नहीं थे। ठीक है। तो ऐसा क्यों भाई? हमने भाई इतना सोचा नहीं था कि हमें इसको डालना है। हमारे मन में ऑलरेडी वो आइडियोलॉजी थी कि हाँ हम सॉवरन है, हम डेमोक्रेटिक है, हम रिपब्लिक है। ठीक है। सिमिलरली हमने यूनिटी ऑफ द नेशन भी डाल दिया। राइट। विद इफेक्ट WEF हमने अभी भी पढ़ा है। सब्स मतलब सब्स्टिट्यूटेड। राइट। एंड देन WEF मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977। आ जाओ, पार्ट 1 पर हम आ गए हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट। एट टाइम्स पीपल फाइंड द लैंग्वेज ऑफ वेयर एट बिट डिफिकल्ट, बट आई एम गोना सिंप्लीफाई। ओके। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है। जैसे गोना टेक सम अदर कलर। सो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अब भारत ऑलरेडी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। तो भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है। सिंपल भाषा है, इतना कुछ नहीं है इस पर। States and union territories thereof shall be specified in first schedule. फर्स्ट शेड्यूल अभी भी पढ़कर आए हैं। टेरिटरीज जहाँ पर 2 पॉइंट्स थे, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो वो इंक्लूडेड रहेंगे। ऑफ कोर्स वो यूनियन का ही तो पार्ट है। ओके। देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सच टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। ठीक है। जो टेरिटरीज ऑलरेडी है, जो यूनियन टेरिटरीज है, और जो टेरिटरीज इंडिया एक्वायर करेगा फ्यूचर में। राइट। मान लो किसी को कौन किसी एरिया को इन्वेड कर ले किसी दिन, वैसे कोई प्लान्स नहीं वैसे, बट अगर मान लो कर लिया तो वो एरिया हमारा हो जाएगा। सिंपल। Admission or establishment of new states. Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. तो न्यू स्टेट्स को हम एडमिट कर सकते हैं, धीरे धीरे हमने एडमिट करना स्टार्ट किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमेशा से हमारा नहीं था, बाद में इंक्लूड करा। मणिपुर को बाद में इंक्लूड करा, त्रिपुरा को बाद में इंक्लूड करा, अरुणाचल प्रदेश को बाद में इंक्लूड करा। सिक्किम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। सिक्किम को जब यूनियन में लाया गया, तो भाई स्टेट्स को जब हम एडमिट करते हैं फिर न्यू स्टेट्स बनाते हैं, तब यहाँ पर ठीक है। Okay. Then formation of new states and alteration of areas and boundaries or names of existing states. हाय, जो आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश बहुत क्लासिक एग्जांपल है। एक नई स्टेट निकली तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, तो वो क्या है, फॉर्म हुई न्यू स्टेट, ऑल्टर हुई बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज कैसे हो सकती है? मान लो जो न्यू स्टेट बनी उसका एरिया इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, बाउंड्री से ऑल्टर हो सकती है, ऑल्टर या फिर सिर्फ नेम भी चेंज हो सकता है। To form a new state by separation of territory from any state or uniting two or more states or parts of states or by uniting two or more states. दो states को अलग कर दिया, दो states को यूनाइट कर दिया। अब हो सकता है आपको, मान लो ये आपको पूरा उठाकर क्लैट में दे दिया जाए। ठीक है। और यहाँ से आपके पैसेजेस आते हैं। पैसेजेस 8 पैसेजेस भी हो सकते हैं, 6 पैसेजेस भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अभी जो आ रहे हैं लास्ट के 2 साल का जो ट्रेंड है, 5 से 6 पैसेजेस है। अदरवाइज when CLAT used to be of 150 marks, then around 8 passages would come or even 10 passages would come. तो 5 पैसेजेस है, 32 मार्क्स का लीगल सेक्शन होता है। तो ऑफकोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अबाउट 6 to 7 क्वेश्चन, 5, 6, 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। हम इधर बात कर सकते हैं कि यार हम कोई, मैं आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंट्री है इंडिका। ठीक है। इंडिका में जो लॉज लगते हैं वो बिल्कुल सेम है इंडिया वाले। वहां से एक 2 स्टेट्स हैं, स्टेट बी है और स्टेट बी से एक स्टेट निकली है, स्टेट ए। तो क्या वो वैलिड है, क्या वो वैलिड नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स वैलिड, बिकॉज ऑफकोर्स आपकी न्यू स्टेट्स बनी है। ठीक है। इस केस में ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा बनता है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट डिसीजन लेगी उस केसेस पर। चलिए मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर कंट्री है इंडिका, इंडिका में स्टेट बी के अंदर से स्टेट ए फॉर्म हुई है। अब जो स्टेट बी थी वहां पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसने रेजोल्यूशन पास करा था कि हम स्टेट ए को बनाएंगे। ठीक है। अभी वो स्टेट ए बन गई, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड नहीं है? ऑफ कोर्स ये वैलिड नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट के पास ही इसका जुरिडिक्शन है ऐसा काम करने का। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। दूसरे पर हम आते हैं। ओके। तो विल जस्ट गिव अ रीड टू इट। राइट। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगी अब। Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except
Like on the recommendation of the president and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of the states. The bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing his views thereon within such period as may be specified in reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired. इसका क्या है? ब्रेक करके पढ़ते हैं हमेशा बहरा है। प्रोवाइडेड मतलब दिया हुआ है, मतलब ये चीज ध्यान में रखनी है। एक और वर्ड हम देखिए नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कंसिडरेशन में लेना ही लेना है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर आपको रिकमेंडेशन नहीं मिली है प्रेसिडेंट की। Unless where a proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of the state. Unless मतलब आपका मान लीजिए इस एक कंडीशन दे रखी है कि जब तक आपका ये पर्टिकुलर जो बिल आया है अगर वो एरिया को पर्टेन कर रहा है, बाउंड्री पर्टेन कर रहा है, नेम ऑफ द स्टेट पर्टेन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा, उसका व्यू मांगना पड़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स कोई काम आर्बिट्रली नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आर्बिट्रली नई स्टेट बना दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे को एक पर्टिकुलर जो स्टेट लेजिस्लेटर मिली उस पर्टिकुलर स्टेट का उसका मेरे को कंसेंट चाहिए होगा न्यू स्टेट बनाने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी रूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो उसको लेना पड़ेगा, उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया जाएगा, नहीं तो लोग ऑफकोर्स आर्म्स लेकर खड़े हो जाएंगे ना। ठीक है, in explanation one in this article in clauses A to E the state includes the union territory। ठीक है, तो अगर ये बात करें इधर ये A to E आपका यूनियन टेरिटरी पर्टेन कर रहा है। So this is the thing. Laws made under Articles 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. ठीक है, any law referred to in Article 2 and 3 बात कर ली हमने, establishment of states, admission of states, formation of states shall contain such provisions for amendment of the first schedule। first schedule को amend करना पड़ेगा अगर हम न्यू स्टेट्स बना रहे हो कि first schedule में तो सारी territories mentioned है। एंड द फोर्थ शेड्यूल क्यों? क्योंकि राज्यसभा स्टेट से है, वो काउंसिल स्टेट्स है, तो स्टेट्स का नंबर चेंज होगा, राज्यसभा का हो सकता है सीट भी चेंज होगा। न्यू सीट अगर न्यू आपकी मान लो एक स्टेट आ गई तो राज्यसभा में भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा ना स्टेट का। अब राज्यसभा में भी तेलंगाना का होगा ना रिप्रेजेंटेशन, तो फोर्थ शेड्यूल भी चेंज हुआ। एज मे बी नेसेसरी to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental, consequential provisions, including the provisions as to the representation in parliament, legislature, state or states affected by such law as the parliament may deem necessary। जो भी 2 और 3 में होगा वो आपका समराइज करके रखा है फोर्थ में। फोर्थ यही बोलता है आपका फोर्थ आर्टिकल जो है कि जो 2 और 3 में होगा उसका इम्पैक्ट आपका फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर आएगा। ठीक है, नो सच लॉ एज द फोर्थ said shall be deemed to be an amendment for this constitution for the purpose of article 368 of the Indian Constitution। तो 368 of the Indian Constitution में यूजुअली पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में मेंशन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो कुछ जो सिटीजनशिप वाला टॉपिक है ना वो आपका मैं दूसरी क्लास में लूंगी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, काफी चीजें तो उसमें डिलीटेड है। ठीक है, उसमें नहीं आने वाला, यहाँ पर है आपका मेन चीज, यहाँ से एक्चुअली आपका वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो मैं पहले वेरी इंपॉर्टेंट वाला दिखा रहा हूँ। स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है? When I say the word state, state does not mean Andhra Pradesh or Rajasthan or Gujarat. State means India, right? So this context of state differs from one context to another. So meaning differs, right? So when I'm talking about state, it includes the government, Parliament of India, the government and the legislature of the state, the local governmental authorities within the territory of the state, and the local governmental authorities under the control of the government of India। ये आपके गवर्नमेंट के ये अंदर आती है। तो जब भी मैं स्टेट का नाम लूं मैं ऑफकोर्स गवर्नमेंट और स्टेट को सिनोनिमसली यूज करने वाली हूँ। ठीक है, जब भी कोई चीज है तो स्टेट ऑफ कोर्स डज नॉट मीन महाराष्ट्र वो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया एज फार एज द कॉन्टेक्स्ट सेज। ठीक है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, ये आपका अगेन बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। देयर कैन बी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल एलिट यूजुअली आस्क्स, एलिट इज समथिंग, इट इज दैट पर्टिकुलर एग्जाम व्हिच इज यूजुअली इंटरेस्टेड
I would say in polity. It just asks that what are the sections which deal with fundamental rights? What are the what are the articles which deal with fundamental rights? What are the articles which deal with DPSP? So it can also ask that which article of the Indian Constitution pertains to judicial review. आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैंने बता दिया कि यार लॉज जो भी इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से उनको नल वॉइड करोगे। पढ़ देती हूँ। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन insofar as they're inconsistent with the provisions shall to an extent of such inconsistency be void। null and void वर्ड यूज करा था ना, एक ही मतलब होता है, चाहे void बोलो चाहे null and void बोलो। ठीक है, तो जो भी ऑफ कोर्स लॉज जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले भी चल रहा, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। जब मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 तैयार हो गया था एंड 26 जनवरी 1930 पर वो 1950 में वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, उसके बीच का कोई गैप था। वो गैप में क्या हुआ? अब वो गैप में भी कुछ होगा ना, कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन में होगा। तो अब मैं बोलूंगी कि यार उस पीरियड में एक्चुअली में हुआ था कि जो आपके जो बीच का टाइम था ना, उस बीच का टाइम में कुछ लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में थे, लेकिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में कब आया था? 26 जनवरी 1950। State shall not take any law which takes away or abridges, abridges मतलब हो सकता है harms या फिर injures या फिर I would say contravenes the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void of this part मतलब of fundamental rights part 3। Otherwise, in this article, unless the context otherwise requires, law includes any ordinance, bylaw, order, rule, regulation। अब एक रूल होता है, रूल के अंदर रेगुलेशन लिखा होता है। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन का मतलब रूल है पूरा अंदर बुक बनी हुई है, बुक के अंदर जो एक एक पॉइंट्स है वो रेगुलेशंस होते हैं। नोटिफिकेशन कस्टम, कस्टम मतलब वो चीज लिखी नहीं हुई अनरिटन है बट आप उसको फॉलो कर रहे हो, दैट इज कस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल could be lot many things, right? For example, if I talk about सप्तपदी, सप्तपदी which is mentioned under section 7 of the Hindu Marriage Act, क्या होता है? 7 फेरे लेने होते हैं in order to solemnize, in order to complete, right, any particular Hindu marriage। सप्तपदी प्रैक्टिस होता है। कुछ पर्टिकुलर रीजन में सप्तपदी नहीं होता, सिर्फ 4 फेरे होते हैं कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स में। ठीक है, या फिर अलग अलग तरीकों से होता है, कुछ में सप्तपदी ही नहीं होता। तो वो क्या है, वो कस्टम है जो फॉलो होते आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना कस्टम का। अब ऑर्डिनेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, पैसे जा सकते हैं इस पर। देखो क्या होता है, यूजुअली 6 6 महीनों का गैप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपका बजट सेशन हो गया पार्लियामेंट का, फेब्रुवरी में होता है। उसके बाद आपका जो सीधा नेक्स्ट आ जाता है वो मॉनसून सेशन हो जाता है पार्लियामेंट का। नेक्स्ट आपका आ जाता है विंटर सेशन। इस बीच में रफली 6 6 महीनों का गैप होता है। जब भी 6 6 महीनों का गैप होता है ना, उस टाइम पार्लियामेंट मोशन में नहीं होती। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी नीड वी नीड टू पास एनी पर्टिकुलर लॉ urgently, so president is gonna proclaim some order, and the order which is proclaimed by president during this period which is there between the sessions of the parliament, right, when the parliament is not in session, ये 6 6 महीना, it is known as ordinance, which is valid for 6 months की validity होते हैं। And when the parliament sits again, राइट, मान लो इस पर्टिकुलर पीरियड में फर्स्ट हाफ में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया पार्लियामेंट ने, वो इम्प्लीमेंट में रहा, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट ने वो ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, एक पर्टिकुलर लॉ को पास कर दिया, वो 6 महीने तक वैलिड रहा। अब जब मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट बैठेगी तो मॉनसून सेशन के पहले 6 वीक्स जो होंगे वो जाएंगे कि उस ऑर्डिनेंस को अब लॉ बनाना है या नहीं बनाना है। जैसे एक चीज आपकी वो आई थी ना, दिल्ली वाला चीज आई थी, राइट। सो देयर इज दिस होल एक्ट व्हिच डील्स विद आपका जो पुलिस है, आपका जो पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, लैंड है, ये जो 3 चीजें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगी। ये इशू आया था पार्लियामेंट में अभी, मुझसे 2 साल पहले आया था ये दिल्ली में। तो ये चीज थी कि यार एक डिबेट छुटी थी कि ये दिल्ली तो एक स्टेट है या तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली एक स्टेट है और उसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके पास पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वो यूनियन टेरिटरी भी है, उसके पास यूनियन टेरिटरी का नाम है। अब क्या करें, अब यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था और इस ऑर्डिनेंस में मेंशन करा था कि यार तुम्हारे पुलिस लैंड और पब्लिक ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट यानी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होंगे। इसमें क्या होता है, एक ऑर्डिनेंस है 6 महीनों तक वैलिड रहा था। उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में बैठी उसने इस पर डिस्कस करा, डेलिब्रेट करा 6 वीक्स तक, ऑफकोर्स 6 वीक से कम, मैक्सिमम टाइम 6 वीक्स है, डेलिब्रेट करा कि इसको लॉ बनाए ना बनाए, एंड में इसको लॉ बना दिया। एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। Law includes law passed or made by the legislature, any other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution, not previously repealed। Of course, repealed का मतलब होता है null and void।
ठीक है। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है नॉट इग्नोरिंग या फिर कंसिडरिंग या टेकिंग दिस ऑन प्रायोरिटी दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ may not then be in operation either at any of the particular areas. Then, uh, right. Nothing can apply to the amendment. Of course, amendment नहीं होगा, आपको fresh law निकालना पड़ेगा. 368 deals with amendment. Fresh law निकालोगे तभी ऑर्डिनेंस होगा. इक्वालिटी पर आते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो भाई सब लोग इक्वल है, चाहे वो एक आपका जैनिटर हो, चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो, सब इक्वल है लॉ के सामने. अब दो चीजें आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. जो इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है वो एक नेगेटिव प्रिंसिपल होता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस वो एक पॉजिटिव प्रिंसिपल होता है. राइट. इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका यूके की गवर्नमेंट से हमने लिया, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो हमने क्या लिया है, यूएस से लिया है, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से. अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ, जब मैं बोलती हूँ ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ आपके पास ऑटोमेटिकली चीज आती है विच इज नोन एज इक्विटी. राइट. व्हाट इज इक्विटी? Equity is not the bank equity. Equity is something which is, you must have seen that particular picture where there are three, four people who are looking at some sunset or some match which is there outside, right? They're looking out of the window. One of them is standing on wads of notes. One of them is standing on a stack of books. One of them is not standing on anything. One of them is standing on a few books. वो क्या है? वो है कि यार लोगों की स्टार्टिंग लाइन ही सेम नहीं है. ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने कोई भी स्कूल ले लिया, ठीक है. वहां पर क्या है, सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं. कुछ बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है. ठीक है. अब हमने दो बच्चे ले लिए, एक बच्चा स्कूल जाता है और एक बच्चा स्कूल नहीं जाता. ठीक है. एक बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनता है, एक बच्चा बड़े होकर कुछ नहीं बन पाता. ठीक है. ही इज नॉट एबल टू अर्न, ही इज नॉट एबल टू गो ahead with his livelihood because of course he does not have anything, so he is working on meager wages वगैरह. ठीक है. तो उस केस में क्या होता है, हमने दोनों की स्टार्ट ही एक साथ नहीं करी. ठीक है. स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग लाइन ही सेम थी, दोनों ही स्कूल नहीं गए, तो दोनों को स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचाने के लिए, दोनों अपने लाइवलीहुड बना जी सके, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप एक स्टार्टिंग लाइन पर जाते हो, तो वो इक्विटी होता है. इक्विटी का एक बेस्ट एग्जांपल है एफर्मेटिव एक्शन. एफर्मेटिव एक्शन होता है पॉजिटिव एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है किस पर्टिकुलर, आई वुड से, लोगों के बेनिफिट के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन. तो एफर्मेटिव एक्शन जो होता है उस केस में अगर आप थोड़ा सा देखोगे, रिजर्वेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ऑफ कोर्स जिनका स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं था जनरल कैटेगरी के साथ, तो उनको स्टार्टिंग लाइन सेम दी जाती कि यार तुमको हमने स्कूल में एडमिशन दे दिया, तुमको हमने कॉलेज में एडमिशन करा दिया रिजर्वेशन के थ्रू, अब तुम्हारा स्टार्टिंग लाइन सेम है एक जनरल कैटेगरी के साथ, अब तुम फाइनली प्रोसीड कर सकते हो लाइफ में. ठीक है. उसको बोलते हैं. तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रिंसिपल बोलते हैं बिकॉज इसमें इक्विटी का भी चीज आ जाता है. इसको पॉजिटिव बोलते हैं बिकॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबके पास है. ठीक है. बट इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफकोर्स सब इक्वल नहीं है. ठीक है. कुछ ऑफकोर्स सबको अलग अलग तरीके से जो ट्रीट करा जाता है, उस सेंस में लोग इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे जैनेटर को आप एक अलग तरीके से ट्रीट करते हो. अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप कास्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो या फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अदर प्रेसिडेंट को अलग तरीके से ट्रीट करते हो. हम बस इतना बोल रहे हैं कि दोनों की जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है. उसमें आप इक्विटी लाते हैं. ठीक है. यूनिवर्सैलिटी वाला प्रिंसिपल है. प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि यार हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी पैरामीटर पर. ठीक है. एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बेथिंग गार्ड्स वगैरह, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो बहुत गलत है. देखिए कोई भी चीज जो फुल्ली पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहेगी, तो उस केस में आपने इसको मेंशन कर दिया. ये ऐसे ऐसे पैसेजेस आते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मतलब ऑल दोस हु ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट हैव गॉन थ्रू द क्लैट पेपर, सो आई वुड रेकमेंड राइट नाउ टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लैट. ठीक है. 2020 उठा लो, 2020, 2020 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट आई वुड वॉन्ट यू टू टेक नैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो बहुत डिफिकल्ट आई थी 2020-21 में. बट आई वुड से, बट सिर्फ 2024 पेपर उठा लो अभी के लिए, जस्ट हैव अ लुक एट इट कि वो कैसा तुमको लग रहा है. ठीक है. उसका पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत इजी आएगा, बट एज ए 2023 का ही उठाओ, 2023 का उठाओ, कोशिश करो उसे करने की. होता है ठीक है, नहीं होता तो आई एम देयर विद यू. फिर आपको थोड़ा सा बता दें कि यार स्पेशल प्रोविजंस देने एडमिशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को.
इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, वो भी इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहे रिजर्वेशन ना दे, बट एटलीस्ट वो डिस्क्रिमिनेट तो ना ही करे, ठीक है, ये तो बात है। Okay. Whether aided or unaided by the state other than the minority education institutions referred to Clause 1 of Article 30 of the Indian Constitution, which in case of reservation would be an addition to the existing reservations and subject to maximum of 10% of the total seats in each category. ये भी लिखा हुआ है, कहीं तो लिखा हुआ था ये भी, हाँ। तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि यार आपका आर्टिकल 30 में क्या लिखा होता है, यूजुअली आपकी मेंशन होता है चीजें, आर्टिकल 30 के बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपनी खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनवा सकते हो अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो। स्टेट आप में भेदभाव नहीं करेगी जब आपको फंड्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप उसमें रिजर्वेशन रख सकते हो, बट आपको कैप रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास रिजर्वेशन है, ठीक है, जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड आपकी रिजर्वेशन है, वो हमारे पास उतनी थी। तो उस केस में हमने क्या करा, ईडब्ल्यूएस के लिए हमने अलग से 10% रिजर्वेशन दे दी। तो मैक्सिमम कैप है कि मैक्सिमम 10% दे सकते हो, उसके अलावा, ठीक है, उसको ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो वही ये चीज इसमें बोली गई है कि आप एटलीस्ट 10% तो दे ही दो, मैक्सिमम अपर लिमिट लगाई गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती रहेगी कि आप कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसी को कर रहे हो। जैसे ईडब्ल्यूएस का अभी मेरे को याद है 5 लाख पर एनम, 2 साल पहले 5 से होता था ईडब्ल्यूएस का, अब उसको 7 लाख पर एनम कर दिया है। जो जो 7 लाख पर एनम जिसके घर में आता है, ही इज एन ईडब्ल्यूएस। तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे आपका एक केस बताऊंगी मैं आपको, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बेसिकली वहां पे लड़ाई जंग छिड़ी थी कि यार 27% रिजर्वेशन है ओबीसी वाले को, सब कुछ पता ही होगा, 27% रिजर्वेशन ओबीसी। तो बात हो गई थी कि यार जनरल कैटेगरी को ऑफकोर्स डिसएडवांटेज होगा उसकी वजह से। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को अपहोल्ड करा था। अब एक होता है अपहोल्ड, एक होता है विदहोल्ड। अपहोल्ड होता है सपोर्ट करना, विदहोल्ड होता है रिजेक्ट करना, या फिर सपोर्ट ना करना, ठीक है। अब क्या होता है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ टर्म्स क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता, फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो सबको क्लियर कर लो अगर क्लैट दे रहे हो तो वहां पर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अब तक जो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जो भी ओबीसी, जो आपकी इनकम 8 लाख पर एनम अबव है, उनको ही रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब एक चीज होती है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओबीसी बोल दी, ओबीसी में दो कैटेगरीज है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। वो इनकम के बेसिस पर ही डिवाइडेड है। तो ओबीसी क्रीमी लेयर इज विच इज अबव आपका 8 लाख पर एनम, और नॉन क्रीमी लेयर इज बिलो 8 लाख पर एनम, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ कोर्स डिपेंड करती है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इतना रिजर्वेशन शायद ना मिले, तो ओबीसी ओबीसी क्रीमी लेयर को ऑफ कोर्स उतना रिजर्वेशन ना मिले जितना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो आपको लिखा होगा, अगर आपने लिखा होगा फॉर्म्स वगैरह में, इफ यू फिलिंग आउट फॉर्म्स, सो यू विल सी दैट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे लिखो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बेसिकली डील्स विद रिजर्वेशन ओनली। आप किसी बंदे को मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बात करें, ऊपर हम प्राइवेट एडमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट किसी पर्टिकुलर, नथिंग इन दिस आर्टिकल, ये बड़ा कंफ्यूजन लगता है जब सेंटेंस नथिंग से स्टार्ट होता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment of posts in favor of any backward caste of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। यार अब क्या होता है इसका मतलब, नथिंग मतलब कोई भी चीज स्टेट को रोकेगी नहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में कुछ रिजर्वेशन करने के लिए, कुछ अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, अगर वो स्टेट फील करती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट को इतना थोड़ा सा मुझसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा सोसाइटी में, ठीक है। तो nothing in this article, nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of the year which are reserved for being filled up in the year accordance with any provision for reservation being made under this। State can of course fill up all those reservations जो उसको लगता है कि fill up नहीं हुई अब तक। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent, incumbent होता है जो अब भी ऑफिस में है, incumbent of an office in connection with the affairs of state, of religious or denominational institution, or any member of the governing body thereof shall be member professing a particular religion or belonging to particular denomination। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा हुआ, अगर हम किसी डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से किसी को हेड रख रहे हैं, इनकम्बेंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो बंदा पर्टिकुलर रिलीजन से होना चाहिए या फिर ऐसे से होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। अब टाइटल्स में क्या होता है, टाइटल होता है फॉर एग्जाम्पल सर,
लॉर्ड, ब्रिटिशर्स के टाइम पर बहुत ज्यादा थे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम में बहुत सबको दे देते हैं, जैसे हम बोलते हैं जैसे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौसी, ये टाइटल्स है सारे, इनके नाम में लॉर्ड नहीं था। अब नहीं बोलते, अब कोई भी टाइटल हो, नो बट एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक एक्सेलेंस। उस केस में फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू से ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज अ लॉयर, दीज आर सम ऑफ द टाइटल्स, राइट? सो एडवोकेट दिस, एडवोकेट दैट, दीज आर ऑफ एकेडमिक टाइटल्स, इसको दे सकते हो। मिलिट्री में कि ही इज अ पद्म भूषण, पद्मा विभूषण, या फिर शौर्य चक्रवीर, दे सकते हो। अब नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। No citizen who is not a citizen of India, no person who is not a citizen of India, but he is holding a government office. कोई भी बंदा जो सिटीजन नहीं है बट गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, नॉट गवर्नमेंट ऑफिस बट इट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, ठीक है, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस ओनली, वो कोई भी चीज बाहर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो या फिर नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनीथिंग। एक बार आपने बता दिया कि यार एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो पर्सन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है स्टेट में बट वो सिटीजन नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट। और आपने बिल्कुल ब्लैंकेट चीज दे दी कि यार कोई भी बंदा जो रन कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट में, वो बिना किसी परमिशन के प्रेसिडेंट से चीज नहीं ले सकता बाहर की। अब आप बोलोगे कि उसको मोदी जी ने तो सेंट एंड्रयू अपोस्टल लिया था रशिया की गवर्नमेंट से, उनका टाइटल, बहुत सारे टाइटल्स लिए हुए हैं, अब ऐसा कैसे? प्रेसिडेंट से परमिशन लिया। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन या यूनियंस, cooperatives to move freely in the territory of the country, to reside or settle in any part of the country, to practice any profession or to carry on any occupation or trade। GN, ये जो क्लॉज एफ है इसको ओमिट कर दिया गया है, मैंने इसको रेड से भी आपके लिए मार्क कर दिया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था ये, ठीक है। राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, तो उस केस में राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी आपका नेक्स्ट में आता था, विच यूज टू बी आपका अलग से 31, जिसको चेंज करके आपका 300A में डाल दिए, मैं 300A भी आपको बताऊंगी, बट ये भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही था। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैं बोलती हूँ ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मेरे को सॉवरेंटी का ध्यान रखना है, मेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके पास आर्टिकल 129 में मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी चीज डिलीवर करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल उसने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मैंने भर भर कर उसको क्रिटिसाइज करा, राइट, मैंने बहुत बुरा बोला सुप्रीम कोर्ट, क्रिटिसाइज करना चलता है, कुछ लेवल तक चलता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो कोर्ट की, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, मराठी बन रहे डेफोमेशन, आपने बोलते बोलते किसी को डिफेम कर दिया, सो देर इज द काइंड ऑफ अ थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। सॉवरेंटी इंटेग्रिटी इंडिया की हार्म ना हो। अगर मैं स्पेशली बात करूं आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स माइंड में रखने पड़ेंगे, ये आपका मेंशन्ड है। जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, फिर आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इधर आपकी बहुत सारी हैं यार। अगर मैं बोलूँ कि यार कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए उसकी डिग्री भी तो होनी चाहिए, प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस उसकी, या कैरी ऑन बाय द स्टेट और कोऑपरेशन ओन और कंट्रोल बाय द स्टेट। और यहाँ पर ये भी कि यार उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अगर गवर्नमेंट ने मान लो डेजिग्नेट कर दिया है कि यार हम आधे सिटीजन को रखेंगे, आधे फॉरेन नेशनल्स को रखेंगे, क्योंकि उस चीज की नीड है, ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, सॉवरेंटी इंटेग्रिटी, और लोग का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा सकती है। Think I've taken a lot of time of yours right now. So I think we should stop over here only abhi. So I'll continue with the session in the upcoming classes. ये थोड़े लंबे लंबे चलेंगे क्योंकि मैं इसको बहुत एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करूंगी, लीगल रीजनिंग में आएगा, ऐसी पैसेज उठकर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इजी वर्ड्स में लिखा होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा आप बहुत फेमिलियर रहोगे। यूजुअली बहुत बार देखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछा है, आर्टिकल 19 से बहुत बार पूछा है, आर्टिकल 25 से बहुत बार पूछा है, 14 15 पूछते रहते हैं, मॉक्स पे बहुत बार आते रहते हैं। सो एक बार जस्ट मेरा सजेशन है, रीड करते रहो थोड़ी थोड़ी चीजें, विल गेट द हैक ऑफ इट। Okay, thank you. Subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, and also hit the bell icon so that you get the notifications first.